सोवियत यूनियन के एक स्पेस स्टेशन में ऑर्बिट के दौरान इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ और उसका ग्राउंड स्टेशन से कांटेक्ट टूट गया। खुशकिस्मती थी कि सैल्यूट 7 नामी इस स्पेस स्टेशन में जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त उसमें कोई क्रू मौजूद नहीं था, लेकिन पावर फेलियर के साथ ही ये काबू से बाहर हो गया और अपने ऑर्बिट से भी निकल गया। ये मसला सोवियत यूनियन की स्पेस हिस्ट्री में खड़ा होने वाला सबसे गंभीर मसला था। 27,000 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से उड़ता हुआ एक अनकंट्रोल्ड स्पेस स्टेशन किसी टाइम बॉम्ब से कम हरगिज नहीं था। इस पर वापस कंट्रोल पाने के सारे ऑप्शंस फेल हो चुके थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सोवियत यूनियन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अमेरिका और सोवियत यूनियन की कोल्ड वॉर के दौरान दोनों कंट्रीज अपनी ताकत का मुजाहिरा करने में मसरूफ थीं। ताकत का ये शो ऑफ जहां करोड़ों डॉलर्स का जिया था, वहीं इसी कोल्ड वॉर के दौरान दोनों कंट्रीज की जानिब से ऐसी चीजें भी इन्वेंट की गईं जिनका फायदा आज तक हम उठा रहे हैं, जैसा कि इंटरनेट, जेट एयरक्राफ्ट्स और ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट्स यानी जीपीएस। इसी दौरान एक दूसरे को दुनिया की नजर में नीचा दिखाने के लिए ऐसे कदम भी उठाए गए जिनका इंसान पहले सोच भी नहीं सकता था। और जब ये बात होती है तो स्पेस रेस का नाम पहले नंबर पे आता है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे से इतनी ज्यादा पोजेस हो चुकी थी कि इनका मकसद ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिशंस लॉन्च करना था। इसी रेस के दौरान 1970s में दोनों कंट्रीज की जानिब से कई स्पेस स्टेशंस लॉन्च किए गए जिनका मकसद स्पेस में मुख्तलिफ चीजों पर रिसर्च करना था। सोवियट्स के स्पेस स्टेशंस को सैल्यूट का नाम दिया गया, जबकि यूएसए ने अपने स्पेस स्टेशन प्रोग्राम को स्काई लैब का नाम दिया। ये स्पेस स्टेशंस छोटे होते थे और इनको एक ही वक्त में लॉन्च कर दिया जाता था। स्पेस में लिमिटेड टाइम तक रिसर्च करने के बाद इनको वापस अर्थ लाया जाता था। अब कंपटीशन ये था कि कौन ज्यादा से ज्यादा वक्त तक अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन में स्टे करवाएगा। दोनों के बीच टसल इतना गहरा था कि जब यूएसए ने अपने स्पेस क्रू को एस्ट्रोनॉट्स का नाम दिया तो सोवियट्स ये नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, बल्कि उन्होंने अपने स्पेस क्रू को कॉस्मोनॉट्स का नाम दिया। 1980s में सोवियत यूनियन ने यूएसए को सबक सिखाने के लिए इन छोटे छोटे स्पेस स्टेशन से हटकर एक फुल फ्लेज बड़ा मीर स्पेस स्टेशन बनाने का फैसला किया। इसकी डेवलपमेंट में काफी डिले हो चुका था और उस वक्त उनका सैल्यूट 6 स्पेस स्टेशन स्पेस में अपना टाइम पूरा कर चुका था। लिहाजा जब तक वो मीर स्पेस स्टेशन लॉन्च करते, सोवियत ने सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन लॉन्च कर डाला, क्योंकि वो इस टाइम के दौरान स्पेस में अपनी प्रेजेंस बनाए रखना चाहते थे। सैल्यूट 7 की खास बात ये थी कि इसमें आगे और पीछे डॉकिंग पोर्ट्स रखे गए थे। इन डॉकिंग पोर्ट्स की मदद से ऑर्बिट के दौरान इनके साथ दूसरा स्पेस क्राफ्ट आकर अटैच हो सकता था, जिससे क्रू की रोटेशन और सप्लाईज की डिलीवरी एक ही वक्त में मुमकिन थी। अप्रैल 1982 में सैल्यूट 7 को प्रोटॉन रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया और 13 मई को इसमें क्रू को एक मिशन के लिए भेजा गया, जिसमें उन्होंने 211 दिन रहकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इनका टास्क 28 केजी वजनी एक रेडियो सैटेलाइट को स्पेस स्टेशन के ट्रैश एयर लॉक के जरिए लॉन्च करना था। ये किसी भी मैन्ड स्पेस व्हीकल से लॉन्च होने वाली पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी। सैल्यूट 7 का पहला साल तो कामयाब गुजरा, लेकिन उसके बाद एक एक करके रुकावटें पैदा होती गईं। 9 सितंबर 1983 को कॉस्मोनॉट्स ने एक फ्यूल टैंक में जीरो प्रेशर नोटिस किया। ये किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था, क्योंकि जीरो प्रेशर का मतलब है कि एक टैंक बिल्कुल खाली हो चुका है। जांच पड़ताल के बाद स्पेस स्टेशन के बाहर फ्यूल लीकेज का स्पॉट ढूंढ लिया गया। आपको यहाँ बताते चलें कि स्पेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना होने की वजह से स्पेस स्टेशन में अगर सुई जितना भी सुराख होगा तो स्पेस का वैक्यूम उसमें से सब कुछ खींच लेगा, और ऐसा ही सैल्यूट 7 के फ्यूल टैंक के साथ हुआ था। ये सुराख मजीद डैमेज ना करे, इसीलिए इसको वक्त पर बंद करना बहुत जरूरी था, लेकिन बदकिस्मती से कॉस्मोनॉट्स के पास कुछ टूल्स की कमी थी। ग्राउंड स्टेशन ने सिर्फ टूल्स की डिलीवरी के लिए सैल्यूट 7 तक एक दूसरा स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया, जिसको सैल्यूट 7 से जाकर डॉक होना था। इसमें एक्स्ट्रा क्रू और जरूरत के टूल्स भी मौजूद थे। ये रिपेयर उस दौर का बहुत कॉम्प्लेक्स रिपेयर वर्क समझा जाता है, जिसमें कॉस्मोनॉट्स को स्पेस स्टेशन से बाहर जाकर वेल्डिंग करनी थी। स्पेशल टूल्स और ओल्ड वेल्डिंग की मदद से आखिरकार फ्यूल टैंक के सुराख को बंद कर दिया गया। सैल्यूट 7 की ये रिपेयर बहुत इम्प्रेसिव तो थी, लेकिन आने वाली मुश्किल इनके सुख के सांस को मुसीबत में बदलने वाली थी।
1984 में सैल्यूट 7 के कॉस्मोनॉट्स स्पेस स्टेशन को ऑटो पायलट मोड पे रखकर सोयूज स्पेस क्राफ्ट के जरिए वापस अर्थ आ गए। अब स्पेस स्टेशन की मॉनिटरिंग सोवियत ग्राउंड टीम की जिम्मेदारी थी, जो कि ये काम रिमोटली कर रही थी। कॉस्मोनॉट्स के लौटने के चंद महीनों के बाद 11 फेब 1985 वाले दिन अचानक सैल्यूट 7 का ग्राउंड स्टेशन टीम के साथ कांटेक्ट टूट गया। फॉल्ट लॉग्स में देखा गया तो मालूम पड़ा कि ऑर्बिट में मौजूद सैल्यूट 7 के अंदर किसी किस्म का इलेक्ट्रिकल सर्ज हुआ है। ग्राउंड टीम ने राब्ता वापस से बहाल करने के लिए सेकेंडरी कम्युनिकेशन सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। अब सैल्यूट 7 के साथ कांटेक्ट तो बहाल हो गया, लेकिन इसके फौरन बाद एक दूसरा इलेक्ट्रिकल सर्ज हुआ और अब स्पेस स्टेशन के साथ हर किस्म का कांटेक्ट टूट गया। न सिर्फ इतना बल्कि वो अपने ऑर्बिट से भी हट गया, जो कि सोवियत्स के लिए एक खतरनाक लम्हा था। 16 मीटर लंबा स्पेस स्टेशन बिना किसी क्रू के बिल्कुल खामोश और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। ये खबर जब यूएसए तक पहुंची तो उनके लिए इससे अच्छा मौका नहीं था। यूएसए चाहता था कि वो अपने कार्गो बे शटल की मदद से सैल्यूट 7 को कैप्चर करके वापस अर्थ तक लाए और फिर दुनिया की नजर में हीरो बन जाए। ये काम सोवियत यूनियन भी कर सकता था, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त उनकी बुरान शटल पे काम चल रहा था। इसीलिए सैल्यूट 7 को कैप्चर करना सोवियत्स के लिए इम्पॉसिबल था। दुनिया की नजर में सोवियत यूनियन इस मामले को लेकर काफी लाचार था, लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि वो 2 कॉस्मोनॉट्स के क्रू को भेजकर इसे रिपेयर करेंगे। ये काम उस सूरत में तो काफी आसान होता जब स्पेस स्टेशन लाइव हो, क्योंकि इसमें लगा डॉकिंग मैकेनिज्म ऑटोमेटिक तरीके से दूसरे स्पेस क्राफ्ट के साथ जुड़ता है। सोवियत यूनियन के इरादे का मतलब था कि 27,000 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से ऑर्बिट करने वाले स्पेस स्टेशन को पहले मैनुअली ट्रैक किया जाएगा और फिर स्पेस स्टेशन को उसके साथ अलाइन करके मैनुअल डॉक करना होगा। और इस पूरे प्रोसेस में एक छोटी सी भी गलती भेजे गए क्रू की जान भी ले सकती है, पर इस ऑप्शन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। 6 जून 1985 को सोयूज स्पेस क्राफ्ट को सैल्यूट 7 की रेस्क्यू के लिए लॉन्च किया गया। इसमें लेजर रेंज फाइंडर भी इंस्टॉल किया गया, जिससे वो सैल्यूट 7 की रेंज मालूम कर सकेंगे। कॉस्मोनॉट्स अपने साथ नाइट विजन गॉगल्स भी लेके गए, क्योंकि हो सकता है मैनुअल डॉकिंग उस वक्त करनी पड़े जब बिल्कुल अंधेरा हो। 2 दिनों तक ऑर्बिट करने के बाद कॉस्मोनॉट्स फाइनली सैल्यूट 7 के करीब पहुंच गए। सबसे पहली चीज जो उन्होंने नोटिस की वो मिस अलाइंड सोलर पैनल्स थे, जिसका मतलब था कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम मुकम्मल तौर पे फेल हो चुका है, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट्स में लगे सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स के साथ जुड़े होते हैं, जो सोलर पैनल्स की पोजीशन हर वक्त सूरज की तरफ रखते हैं। लेजर रेंज फाइंडर की मदद से क्रू ने पहले खुद को सैल्यूट 7 के साथ अलाइन किया और फिर उसकी रोटेशन को अपने स्पेस क्राफ्ट की रोटेशन से मैच करके वो आहिस्ता आहिस्ता स्पेस स्टेशन के करीब जाते गए और फाइनली वो सोयूज को सैल्यूट 7 के साथ मैनुअल डॉक करने में कामयाब हो गए। अब वो मरहला आ चुका था जिसका सबको इंतजार था, क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं था कि सैल्यूट 7 क्यों बंद हुआ था और इसके अंदर कौन सा खतरा छुपा हुआ है। डॉकिंग के बाद जब उन्होंने सैल्यूट 7 का हैच खोला तो फौरन उनको सख्त ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, क्योंकि काफी अरसे तक सैल्यूट 7 का पावर लॉस हो रखा था। इसी वजह से अंदर का हीटिंग सिस्टम भी बंद था। अंदर बिल्कुल अंधेरा और हर चीज जमी हुई पाई गई। -150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, जिसके लिए सैल्यूट 7 का इंटीरियर डिजाइन ही नहीं किया गया था। दोनों कॉस्मोनॉट्स ने गर्म कपड़े पहने और तीनों हैचेस खोलकर सैल्यूट 7 के अंदर चले गए। उनके पास एयर क्वालिटी टेस्टर भी थे, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा शो हो रही थी, जो इस बात का इशारा थी कि यहाँ आग लगी थी। दोनों कॉस्मोनॉट्स को सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी, क्योंकि सैल्यूट 7 का सर्कुलेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा था। उन दोनों के सांस में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड अंदर के माहौल को और ज्यादा डेंजरस बना रहा था। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि एक वक्त में सिर्फ एक कॉस्मोनॉट ही सैल्यूट 7 के अंदर रहेगा। दोनों क्रू के लिए सप्लाईज का भी बहुत बड़ा इशू था। इनके पास सिर्फ 8 दिनों का खाना पानी था। अगर वो थोड़ा थोड़ा भी इस्तेमाल करेंगे तो खींच के उनके पास सिर्फ 12 दिनों की सप्लाईज थी। लेकिन सैल्यूट 7 में क्या मसला था ये जानने और उसको रिपेयर करने में 12 दिन से भी ज्यादा वक्त लग सकता था। खैर, जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ट्रबल शूटिंग शुरू की गई तो मालूम पड़ा कि सिर्फ एक अकेले सेंसर के खराब होने की वजह से पूरा स्पेस स्टेशन बंद हुआ है। ये सेंसर बैटरीज में लगता है जो इनको ओवर चार्जिंग से बचाता है।
जब ये खराब हो गया तो ये बैटरीज को चार्ज होने ही नहीं दे रहा था और आखिरकार बैटरीज पूरी तरह से ड्रेन हो गईं और पूरा सिस्टम ही बंद हो गया। सेंसर को बदलने और सोलर पैनल्स की डायरेक्शन चेंज करने के बाद हैरत अंगेज तौर पे एक बार फिर से सैल्यूट 7 जिंदा हो गया और ये अगले 1 साल तक मिशन का हिस्सा भी रहा। ये वो वक्त था जब सोवियत यूनियन ने अपना सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन मीर भी लॉन्च कर दिया था, जिसके बाद सैल्यूट 7 की कोई जरूरत तो नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसको ऑर्बिट में ही रखने का फैसला किया गया। मीर के क्रू ने स्पेस क्राफ्ट के जरिए सैल्यूट 7 तक भी ट्रेवल किया और स्टेशन टू स्टेशन ट्रांसफर करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया। सोवियट्स सैल्यूट 7 को मजीद स्पेस में रखना चाहते थे, इसके लिए उसको 475 किलोमीटर के हायर ऑर्बिट में भेज दिया गया। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद फंडिंग इश्यूज और दूसरे मसाइल की वजह से सैल्यूट 7 से ध्यान हट गया और वो अपना ऑर्बिट कम करता करता एक दिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में अनकंट्रोल्ड री एंट्री कर बैठा और साउथ अमेरिका के ऊपर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। इस तरह सोवियत यूनियन के आखिरी सैल्यूट स्पेस स्टेशन का दी एंड हो गया।